से निम्नलिखित उपायों पर विचार करने का आग्रह करता हूं। केंद्रीय सीमा कॉरिडोर की स्थापना, एक ऐसा कानूनी ढांचा बनाया जाए जिसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से सटे 1-2 किलोमीटर चौड़े क्षेत्र को गृह मंत्रालय के प्रत्यक्ष प्रशासनिक एवं कानूनी नियंत्रण में लाया जा सके। दूसरा, विधायी विचार, सरकार को सीमा संबंधी कार्यों को शीघ्रता से पूरा करने हेतु एक व्यापक कानून लाना चाहिए ताकि बाढ़बंदी रणनीति श्रीमान गिरिराजन जी, श्रीमती माया नरोलिया जी। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय जी। मैं इस सदन के माध्यम से माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का ध्यान मध्य प्रदेश में आवारा पशुओं के कारण बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं की एक अत्यंत गंभीर एवं चिंताजनक समस्या की ओर आकृष्ट करना चाहती हूं। महोदय जी, पिछले 2 वर्षों अर्थात 2024-25 तक राज्य में आवारा पशुओं से संबंधित 237 सड़क दुर्घटनाएं पुलिस अभिलेखों में दर्ज की गई हैं, जिनमें 94 निर्दोष नागरिकों की मृत्यु हुई है तथा 133 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ये दुर्घटनाएं राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य मार्गों तथा ग्रामीण सड़कों सभी श्रेणियों की सड़कों पर हुई हैं, जो इस समस्या की गंभीरता को दर्शाती है। यह समस्या विशेष रूप से भोपाल, ग्वालियर, चंबल अंचल, श्योपुर तथा इंदौर भोपाल मार्ग एवं आसपास के क्षेत्रों में अत्यंत गंभीर रूप ले चुकी है। तेज गति वाले राष्ट्रीय राजमार्गों पर अचानक सड़क पर आ जाने वाले मवेशी, बसों, एम्बुलेंस, 2 पहिया एवं 4 पहिया वाहनों के लिए जानलेवा सिद्ध हो रहे हैं। माननीय महोदय जी, इन दुर्घटनाओं के कारण बहुमूल्य मानव जीवन की क्षति हो रही है, परिवार उजड़ रहे हैं तथा घायलों और उनके परिजनों पर भारी आर्थिक व मानसिक बोझ पड़ रहा है। अतः मैं माननीय मंत्री महोदय से सलाहात्मक अनुरोध करना चाहती हूं कि संवेदनशील मार्गों पर पशुरोधी फेंसिंग सुनिश्चित की जाए। राज्य सरकारों के साथ समन्वय कर आवारा पशुओं के लिए समग्र नीति बनाई जाए। दुर्घटना संबंधित क्षेत्रों में चेतावनी संकेतक एवं स्पीड नियंत्रण उपाय लागू किए जाएं तथा आवारा पशुओं से होने वाली दुर्घटनाओं का राष्ट्रीय स्तर पर अलग से डेटा एवं निगरानी तंत्र विकसित किया जाए। धन्यवाद। श्रीमान मयंक कुमार नायक जी। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। मैं आपका ध्यान देश से जुड़े एक महत्वपूर्ण भविष्य और से संबंधित विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। महोदय, आज हमारे देश में आईआईटी, आईआईएम और अन्य बड़े संस्थान, शिक्षण संस्थानों में बहुत ही प्रतिभाशाली छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ उन्हें अच्छी शिक्षा, आधुनिक तकनीक और प्रबंधन की समझ मिलती है। पढ़ाई पूरी होने के बाद ज़्यादातर छात्र या तो विदेश चले जाते हैं या बड़ी कंपनियों में नौकरी पे लग जाते हैं। महोदय, अब तक इस व्यवस्था ठीक रही है, लेकिन आज देश को इससे आगे की सोचने की जरूरत है। आज देश को केवल नौकरी ढूंढने वाले नहीं, बल्कि नौकरी देने वाले युवाओं की भी जरूरत है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2047 में विकसित भारत का स्वप्न लिए आगे बढ़ते हैं, तब ये आईआईटी और आईआईएम में पढ़ाई के मकसद अच्छी नौकरी पाना तो है, मगर उसी तरह ऐसे कोर्स शुरू किए जाए जिसका उद्देश्य उद्योग लगाना, स्टार्टअप शुरू करना और उत्पादन से जुड़े काम खड़े करना है। माननीय महोदय, इन कोर्सों में छात्रों को ये सिखाया जाए कि उद्योग कैसे शुरू किया जाता है, सरकारी नियम और लाइसेंस कैसे लिए जाता है और पैसे और निवेश की व्यवस्था कैसे होती है, बाजार और निर्यात कैसे किया जाता है, एमएसएमई, स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं का जमीनी लाभ कैसे लिया जाए। ये सब केवल किताबों में नहीं बल्कि व्यवहार रूप से सिखाया जाएगा। यदि ऐसे कोर्स शुरू किए जाते हैं तो देश में नए उद्योग लगेंगे,
स्थायी रोजगार के अवसर पैदा होंगे, युवाओं का विदेश जाना कम होगा और स्थानीय स्तर पर स्टार्टअप और छोटे उद्योग मजबूत होंगे। इससे आत्मनिर्भर भारत का जो सपना माननीय प्रधानमंत्री और देश की जनता ने देखा है वो तेजी से साकार होगा। अतः माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूं कि IIT, IIM और अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों में ऐसे उद्योग और स्टार्टअप आधारित कोर्स शुरू करने पर गंभीरता से विचार किया जाए, ताकि हमारा युवा केवल नौकरी करने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बने। ये बात आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। धन्यवाद सर। श्रीमान दिग्विजय सिंह जी। माननीय सभापति महोदय, मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष 4 लाख मीट्रिक टन से अधिक बासमती चावल का उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश का बासमती चावल अन्य राज्यों से भी अच्छी किस्म का है, किंतु GI टैग नहीं मिलने के कारण पंजाब और अन्य राज्यों के व्यापारी मध्य प्रदेश के बासमती चावल पर अपने राज्य का GI टैग लगाकर उसे निर्यात करने का लाभ कमा रहे हैं। इससे मध्य प्रदेश के किसानों का हक से वंचित किया जा रहा है और उन्हें अपने द्वारा उत्पादित बासमती चावल का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। मध्य प्रदेश को बासमती चावल के लिए हमारे बड़े प्रयासों के साथ, जब मैं सांसद नहीं था उसके बाद भी माननीय शरद पवार साहब से मिलकर हम लोगों ने 2013 में बासमती चावल जो मध्य प्रदेश में पैदा होता है उसका GI टैग स्वीकृत करा दिया था, किंतु 2016 में मोदी जी की सरकार आने के बाद हमारा वो GI टैग निरस्त कर दिया गया। यदि मध्य प्रदेश को GI टैग मिल जाता है तो मध्य प्रदेश से 40% बासमती चावल का निर्यात किया जा सकता है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के आसपास अलग अलग उत्पादों के लिए 77 GI टैग हैं। उसे प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर एक ही दिन में 21 GI टैग प्रदान किए गए, लेकिन मध्य प्रदेश का GI टैग नहीं लग दिया गया। मध्य प्रदेश के मामले में सरकार और एपीडा निष्क्रिय है। इस मामले में मेरे द्वारा दिनांक 1/12/25 को माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर जो मध्य प्रदेश को बासमती चावल के लिए GI टैग देने का निवेदन किया गया था, उसके बारे में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उसके बारे में आज तक उन्होंने निर्णय नहीं लिया है। ये दुर्भाग्य हम लोगों का माननीय अध्यक्ष सभापति महोदय कि देश के कृषि मंत्री आज मध्य प्रदेश के हैं, जो लगभग 12 साल तक चीफ मिनिस्टर रहे, लेकिन आज कृषि मंत्री होने के नाते भी उन्होंने GI टैग हमको नहीं दिया हमारे बासमती चावल, जबकि अधिकांश बासमती चावल उन्हीं के चुनाव क्षेत्र में होता है। मैं माननीय सभापति महोदय, मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूं, मध्य प्रदेश के बासमती चावल को GI टैग नहीं मिलने के कारण ये संदेह को बल मिलता है कि कहीं सरकार और अन्य राज्यों के व्यापारियों के साठगांठ के साथ कारण ऐसा तो नहीं हो रहा है। मध्य प्रदेश किसान के हित में सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेकर तत्काल GI टैग बासमती चावल मध्य प्रदेश को देना चाहिए। ये भी हमारा माननीय सभापति महोदय, ये दुर्भाग्य है कि हमारा जो ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है US के साथ, उसमें अमेरिका का एग्रीकल्चर मिनिस्टर तो ये बात कह रहा है, लेकिन हमारा भारत का कृषि मंत्री इस मामले में चुप है।